गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने दबाव समूह और आंदोलन के बारे में पढ़ा था। दबाव समूह और आंदोलन किस प्रकार भिन्न कहलाया था। अब उसके बाद हम लोग का नया टॉपिक आज का है आंदोलनकारी समूह। अब आंदोलनकारी समूह किस प्रकार है, किस प्रकार कहलाता, आइए देखते हैं। दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। दबाव समूह के समान के और किसी आंदोलन में बहुत सारे कई तरह के समूह भी शामिल होते हैं कोई आंदोलन में। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें अनेक इनकी एक साधारण व्यवस्था विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक उदाहरण ऊपर से लिया गया, उसके बाद जो आंदोलन होता है किसी खास मुद्दे पर वो केंद्रित कहलाता है। ठीक, एक ही मुद्दे को वो लेकर वो आंदोलन करने बैठता है। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। और ऐसे आंदोलन क्या होता है कि एक समय सीमा सीमित के भीतर एक समय मतलब एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ा समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब बहुत सारे, अब इसके अलावा कुछ और आंदोलन का उदाहरण लेते हैं तो उनका व्यापक लक्ष्य क्या होता है कि बड़ा समयावधि मतलब बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और दूसरा बात की उनकी मांग भी ज्यादा हो जाती है धीरे धीरे। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नेपाल में जो उठे लोकतंत्र थे और जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि राजा का जो आदेश है उसको समाप्त करना था। राजा ने क्या किया था कि सारे लोकतंत्र को बहिष्कार किया था, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। तो ये वहां पे आंदोलन इस प्रकार हुआ था कि राजा के आदेशों को वापस लिया जाए। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए थे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था उसमें उसके कारण बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था, वहां के उनके घरों से वहां से उनको हटा दिया गया था, विस्थापित कर दिया गया था। ठीक, यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था और यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था कि वहां के लोगों को उस प्रकार क्यों हटाया गया था। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़ी बांधों को विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाया जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता था। अब यहाँ पे बोला गया है कि यह आंदोलन बांध को रोकने के लिए बना था और यह धीरे धीरे बहुत बड़ा व्यापक रूप ले लिया था। और उसके बाद उस पर यह सवाल उठाया गया था कि पहले अगर जो उस पर जो आंदोलन छिड़ा गया था और जो वो अनिवार्य साबित हुआ था, मतलब जो उसको तोड़ा ना गया हो, मतलब वो पहले भी आंदोलन हुआ होगा उसके लिए, तो उसमें क्या हुआ होगा कि मतलब आंदोलन के चलते ये जो बन रहा था बांध उसमें कोई भी रुकावट ना आया हो और कोई भी उसमें बाधा नहीं डाला गया हो। इसलिए इस चीज को जो पहले किया गया था उसको दोबारा उसको फोड़ा गया था, दोबारा उसको पूछा गया था इस आंदोलन में। ठीक, ऐसे आंदोलनों के में नेतृत्व में बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे आंदोलन में बहुत ही उनका संगठन भी होता है और लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही रह पाते हैं और ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही रह पाता है। ठीक, किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरकस उन आंदोलन को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। अब इसके बीच में हम एक और आंदोलन रखते हैं, कौन सी? यह आंदोलन तो बहुत कम ही समय तक सीमित रह पाता है, लेकिन इसके बीच हम कौन से आंदोलन रखते हैं जो लंबे समय तक चला हो और जिनमें बहुत सारे मुद्दे भी उठे हों।
पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल है। और ऐसे ही आंदोलन के मिसाल, दो मिसाल के बारे में बताया गया, कौन से? पर्यावरण आंदोलन और महिला आंदोलन के बारे में। ऐसे आंदोलन के नेतृत्व अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। अब ऐसे आंदोलन के लिए कोई एक संगठन नहीं पाया जाता है। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल है। खास खास मुद्दे पर ही आधारित शामिल होते हैं, आधारित आंदोलन शामिल है। इनके सभी संगठन अलग अलग है, इनके सबके संगठन अलग अलग कहलाते हैं और बहुत अलग अलग नियम के अनुसार उनके संगठन बनते हैं और बहुत सारे संगठन उसमें भी शामिल होते हैं। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM ऐसे ही संगठन है, ऐसे ही संगठनों का संगठन कहलाता है ये NAPM। विभिन्न मुद्दे पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन से घटक है और बहुत सारे जो मुद्दे जो उठते हैं, जो बहुत सारे मुद्दे जो संघर्ष किए जाते हैं, इनके आंदोलन के समूह इस आंदोलन के लिए घटक कहलाती है, मतलब इसी के अंग में कहलाती है। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलन की गतिविधियों में तालमेल बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पे जन आंदोलन की गतिविधियों में तालमेल बढ़ाने का यही काम करता है। यह आंदोलन तालमेल बढ़ाता है और यह सहायक भी कहलाता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कोई असर डालते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कोई असर डालते हैं कि नहीं डालते हैं। देखते हैं, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। भौतिक कारणों के तरह से दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अनेक पक्ष तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करता है। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायरा करने जैसे तरीके का सहारा किया जाता है। अब यहाँ पे बोला है कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तो क्या करते हैं, वो जनता का समर्थन पाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायरा करने जैसे बहुत सारे तरीके आजमाए जाते हैं, उनका सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और ऐसे समूह क्या करते हैं, अधिकतर मीडिया को प्रभावित करते हैं, मतलब मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि उनके मसले पर मीडिया ज्यादा ध्यान दे, ताकि उनके तरीकों पर मीडिया थोड़ा ज्यादा उन पर ध्यान दे सके। अब दूसरा प्रकार बोला गया है, दूसरा किस प्रकार असर डालता है, आइए देखते हैं। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपयोग का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे समूह क्या करते हैं, हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में जो बाधा पहुंचाने वाले जो उपयोगी जो होते हैं उनका सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कमजोरी कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो उनके लिए जो वो ऐसे काम करते हैं कि जो सरकार होते हैं वो उनके लिए बाध्य हो जाए कि हम इस चीज को क्लियर कर दें। वे ऐसे कार्य करते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अब तीसरा पॉइंट बोला गया है, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रयोजित करते हैं। दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि व्यवसायिक जो समूह होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही महंगे विज्ञापनों को प्रयोजित करते हैं, मतलब आयोजित करते हैं, उन्हें खरीदते हैं। तथा दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और अधिकारी निकायों पर शिरकत कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दबाव समूह और जो आंदोलनकारी समूह है कि कुछ व्यक्तियां सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सारे नियमित और शिरकत कर सकते हैं, मतलब उनका बहुत सारे कार्य वो अपने अनुसार वो कर सकते हैं। ठीक, हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीतिक में सीधे भाग ले सकती है, लेकिन
सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि दबाव समूह और जो आंदोलन है सीधे राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते, लेकिन वो राजनीतिक दलों पर असर डालना जरूरी समझते हैं और डालते भी हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। और अधिकतर आंदोलन क्या होता है कि राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होता है, लेकिन उनका राजनीतिक पक्ष भी पाया जाता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दे पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। और यहाँ पे आंदोलन का क्या बोला गया है कि राजनीतिक विचारधारा भी उनका पाया जाता है, उनका जो विचारधारा राजनीतिक तौर पर भी पाया जाता है, लेकिन उनका जो बड़ा मुद्दा होता है उनके राजनीतिक पक्ष में होता है। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या किस पक्ष में कहलाता है? राजनीतिक पक्ष की ओर कहलाता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, और राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच बहुत सारे कारणों के कारण उनके बीच में रिश्ता बन सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। अब इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में कहलाते हैं और बहुत सारे अप्रत्यक्ष रूप में कहलाते हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या बोला गया है कि कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि दबाव समूह राजनीतिक दल के द्वारा ही, कुछ मामलों में राजनीतिक दल के द्वारा ही दबाव समूह का निर्माण किया जाता है, अथवा उनके नेतृत्व राजनीतिक दल में नेता करते हैं। और उनका नेतृत्व कौन करता है? राजनीतिक दल का नेता करता है। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। और क्या होता है कि कुछ दबाव समूह क्या होता है? राजनीतिक दल के एक शाखा के रूप में काम करते हैं, मतलब एक दोस्त के रूप में वो एक काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत की अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबंधित राजनीतिक दलों से है। और उनका क्या हो गया, जो उदाहरण के तौर पर किसके आधार पर लेके गया? भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन को लिया गया है। उनका जो बड़े राजनीतिक दल द्वारा बनाए गए हैं, और उनका संगठन या तो बड़े राजनीतिक दल के द्वारा बनाया गया होता है अथवा उनका संबंधित राजनीतिक दलों से होता है। उनका संबंध किससे होता है? राजनीतिक दल के संबंध से होता है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। और ऐसे संगठन में क्या होता है कि कोई भी ऐसे संगठन में राजनीतिक दल का एक नेता के रूप में वो कहलाता ही है, वो एक नेता के रूप में होता है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता में होता है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट में पांचवा पॉइंट में क्या बोला गया है? पांचवा पॉइंट में देखते हैं कि कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेता है। कभी कभी आंदोलन क्या करता है? राजनीतिक दल का रूप भी ले लेता है। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया, और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया गया था। अब यहाँ पे बोला गया है कि विदेशी लोगों का विरुद्ध छात्रों के द्वारा चला गया था। उनका आंदोलन ने क्या किया था? असम आंदोलन, असम में एक आंदोलन चला गया था छात्रों के द्वारा, वो लिया गया। तो इस आंदोलन की समाप्ति हुई, आंदोलन का समाप्ति भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि असम गण परिषद का रूप ले लिए गए थे। वो आंदोलन असम गण परिषद का रूप ले लिया था आंदोलन के समाप्त होने के बाद। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे। समाज सुधार आंदोलन चला था तमिलनाडु में कब? 1930 से 1940 के बीच में। DMK और ADMK जैसे पार्टी के जुड़े इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती है। इससे सुधार इस समाज में आंदोलन को ढूंढा जा सकता है। तो अब यहाँ पे छठा पॉइंट क्या बोला गया है? छठा पॉइंट देखते हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। अब यहाँ पे बोला गया है कि आंदोलन और राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष रूप नहीं होता है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं। अब दोनों परस्पर क्या होता है कि एक विरोधी पक्ष लेता है, एक पक्ष के रूप में नहीं कहलाता है वो। फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है, इनके बीच संवाद भी एक तरह पे कायम ही रहता है। और
सुलह की बातचीत चलती रहती है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। झगड़ा होता है, सुलह हो जाता है, झगड़ा होता है, सुलह हो जाता है। इनके बीच में यही चलता है, किनका? दबाव समूह और आंदोलन के बीच में। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दे को आगे बढ़ाया है। और यहाँ पे बोला गया कि आंदोलनकारी समूहों ने क्या किया है कि नया नया मुद्दा उठाया है झगड़े करने के लिए, और राजनीतिक दल इस मुद्दे को आगे बढ़ाता गया है। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। अब दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि राजनीतिक दल के अधिकतर नए नेता क्या होता है कि दबाव समूह और आंदोलन से ही लिए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या है कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं कि नहीं होते हैं। आइए देखते हैं। शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हितकर नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक शुरुआती तौर पे हम देखते हैं तो किसी एक तबके का हितों मतलब किसी एक सदस्यों का, किसी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका उपयोगी कहलाता है। लोकतंत्र के लिए वो उपयोगी तौर पर कहलाता है। दबाव समूह जो होता है वो लोकतंत्र के लिए उपयोगी तौर पर वो कहलाता है, मतलब नहीं कहलाता है। हितकर नहीं होता मतलब उपयोगी तौर पर वो नहीं कहलाता है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं, लोकतंत्र में इसी तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि लोकतंत्र में सिर्फ एक ही तबके का नहीं, सारे हितों का रक्षा होना चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता की इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा भी लगता है कि ऐसे लोग सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, सत्ता में आते तो हैं, सत्ता का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन नियम मतलब अपने जिम्मेदारियों से बचना भी चाहते हैं वे लोग। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। अब यहाँ पे बोला गया है कि राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो चुनाव का मतलब लोगों का जवाबदेह नहीं कहलाता, मतलब वो लोगों को पूरी तरह से वो अपना समर्थन नहीं देता। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलन को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले। और बोला गया है कि संभव है कि लोगों को आंदोलन से मतलब आंदोलन को जनता से क्या होता है कि धन और उनका समर्थन न मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो। और यहाँ पे ऐसा भी पाया जाता है कि लोगों को यहाँ पे लोगों का समर्थन बहुत कम ही रूप से आया हो, लेकिन उनका जो लोगों का समर्थन आया गया उनमें लोगों को धन की मतलब उनमें धन ज्यादा पाया जाता है। उसके पास धन ज्यादा हो और इसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे ही जब वो ज्यादा धन के रूप में पाया जाता है लोगों में, तो इसके बूते क्या करते हैं वो लोग, इसके चलते संकुचित एजेंडे पर सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल होते हैं और इसके बीच सार्वजनिक बहस के रूप में वो अपना रास्ता मोड़ लेते हैं सार्वजनिक बहस के रूप में। लेकिन थोड़ा संतुलन नजरिया अपनाए तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। अब यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा इस प्रकार भी देखा जाए तो थोड़ी संतुलन नजरिया अपनाए तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र, दबाव समूह और किसका, आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कहलाती है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई हितकर गतिविधि नहीं बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शासकों पर उनका दबाव डालना, शासक पर उनका दबाव डालना लोकतंत्र में कोई इनका हितकर गतिविधि नहीं कहलाता, मतलब यहाँ पे कोई अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कहलाता है, वो प्रत्यक्ष रूप से ही कहलाता है और वैसे बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो और ये अवसर सबको मिलने भी चाहिए। सरकारें और अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों को अनुचित दबाव से
अनुचित दबाव में आ जाती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सरकारें अक्सर क्या करती है, थोड़ी सी धने और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है, ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में चली जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकर में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों और सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे ही इसके कारण जन समर्थन में हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकर क्या करता है कि इसका उपयोगी भूमिका निभाते हैं, उपयोगी भूमिका निभाते हैं अथवा आम नागरिक की जरूरतों को पूरी तरह क्लियर करवाते हैं, मतलब पूरी जरूरतों को पूरा करवाते हैं तथा सरकार को अवगत कराते हैं तथा सरकारों को सरकार से अवगत कराते हैं, मतलब उसको बेरूप करवाते हैं, उनके सामने एक नया रूप को लाया जाता है। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि वर्ग विशेषी हित समूह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रकार देखते हैं कि जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बोला है कि जब विभिन्न समूह सक्रिय हो, मतलब जो अपने काम में क्रिया अनुसार वो चलता रहता है, तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि उसके बाद कि कोई भी एक समूह समाज के मतलब हित में, मतलब वो एक अकेला नहीं खड़ा हो पाता, प्रभुत्व कायम नहीं करने पाता, मतलब उसमें अपना कब्जा नहीं जमा पाता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, मतलब अपने हित के अनुसार, अपने कहे अनुसार वो अपना दबाव डालता है, तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से ना बनाई जाए। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब वो दबाव डालता है अपने हित अनुसार, तो दूसरा समूह क्या करता है कि उससे अपने हित अनुसार वो क्या करता है कि उसका जो वो चाहता जो है, जो उसके हित अनुसार है, उसको रोकता है, उसको पूरी तरह से पूरित नहीं होने देता है। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। अब इसमें भी पता चलता है कि समाज के विभिन्न तबके की क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हित के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। अब इसी बीच हम क्या करते हैं कि सरकार को क्या करता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाना, मतलब उनके बीच तालमेल बढ़ाना और उनके बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना भी उनको जरूरी, मतलब संभव हो पाता है इन्हीं बीच। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या दबाव समूह और आंदोलन का प्रभाव सकारात्मक होता है कि नहीं होता है। और दूसरा बात की हमारा ये लेसन क्लियर हो चुका है। ठीक, तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है कि इसे आपको दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ना है। जन संघर्ष और आंदोलन अध्याय 5, इसको आप लोग को दोबारा रीड करना है फिर से। ठीक, और इसे दोबारा रीड करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं कि उनमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उनको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, उनको क्वेश्चन आंसर्स को देखिएगा। इसमें क्या है कि कोई क्वेश्चन आंसर सेट से आप लोग को क्लियर आप लोग को मिल जाता है, तो उसको क्या करना है कि आपको, अगर आपका जो क्वेश्चन आंसर बनाया अनुसार जो आपको पसंद आए, तो आपको उसको ही लिख सकते हैं, या तो सेट का जो आपको बनाया हुआ है उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को वो चीज देखना है कि कौन सा बेटर कहलाता है। ठीक, अब बाद में तो फिर मैं तो आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा ही। ठीक, तो इसलिए आप लोग को क्लियर कर लिया गया है कि आप लोग इसको दोबारा पढ़िएगा और जैसे पढ़ने का तरीका बताया गया है कि उसको उसी अनुसार आप लोग पढ़िएगा। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। और पिछले क्लास का पहला लेसन का क्वेश्चन आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा और बाकी लेसन का आप लोग को आशा करते हैं सभी कोई बना लिए होंगे। अगर जो नहीं बनाया है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश कर रहे हैं ना तो बहुत कुछ कहलाता है, लेकिन आप लोग कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो वो कोशिश अच्छा नहीं कहलाएगा। ठीक, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा और घर पे ही ज्यादातर टाइम बिताइएगा और पढ़ाई कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।